गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्यूटेशनल प्रोविजन डिस्कस किया था हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। हाउस प्रॉपर्टी में पहला सेक्शन, बुक बंद कर देना सब लोग। पहला सेक्शन जो हमने डिस्कस किया था वो था 22 चार्जिंग सेक्शन। ये चार्जिंग सेक्शन के अंदर टोटल 3 कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1, property should consist of buildings or land appertinent thereto. Second, person should be an owner should not use property for। अगर ये 3 कंडीशंस क्या हो जाएगी तो ही आपकी इनकम पे आपको टैक्स लगेगा अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप लोगों को रेंट मिल रहा है फ्रॉम अ वेकेंट प्लॉट, वेकेंट प्लॉट है और उससे अगर रेंट आ रहा है अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा। आपको सब लेटिंग से अगर कोई इनकम आई, सब लेटिंग मतलब मैंने अगर आपको प्रॉपर्टी भाड़े पे दी और आपने किसी, तो वहां पे भी कहने से अदर सोर्स में टैक्स लगेगा। फिर आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स लगेगा ऑन ड्यू बेसिस, और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी भाड़े पे जाए या कमर्शियल प्रॉपर्टी भाड़े पे जाए, दोनों बार आपको टैक्स यही हेड में लगेगा। फिर हमने प्रॉपर्टीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, LOP, SOP एंड DLO। अब अगर SOP की हम बात करें तो मैक्सिमम आप कितनी SOP रख सकते हो? अगर 2 से ज्यादा SOP रखें, अब अपन स्टार्ट करते हैं LOP से। पहले LOP में पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, उसमें से क्या माइनस करेंगे? पेड बाय। अच्छा, लास्ट ईयर का म्युनिसिपल टैक्स अभी भरा मिलेगा, फ्यूचर का म्युनिसिपल टैक्स अभी भरा मिलेगा, मिलेगा। फिर उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स ड्यू बेसिस पे है, अभी तक भरा नहीं है तो मिलेगा। अच्छा, टेनेंट ने पे किया तो मिलेगा। फिर NAV मिल जाएगा। NAV में से क्या माइनस करोगे? कौन सा? A, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ, एंड सेकेंड डिडक्शन E, इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू बेसिस के पेमेंट ड्यू बेसिस पे। फाइनल आंसर आपका पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। पॉजिटिव आया तो टैक्स भरना पड़ेगा, नेगेटिव आया तो सेट ऑफ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने GAV पे डिस्कशन किया था। ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है उसमें स्टेप नंबर 1 इज एक्सपेक्टेड रेंट, कि इतना रेंट तो आपको प्रॉपर्टी से मिलना ही चाहिए। उसमें पहले 2 चीजों को क्या कंपेयर करेंगे? पहला फेयर रेंट विच एवर इज, और उसको कंपेयर करेंगे विद whichever is lower, that is your expected rent. Step 2 में you will take actual rent and you will subtract unrealized rent, मतलब bad debts. If suppose now there is no vacancy, then your GAV is step 1 or step 2. But अगर समझो vacancy है तो फिर step 3 में स्टेप 2 प्लस वेकेंसी रेंट को ऐड करोगे। और अगर आपका स्टेप 3 इज मोर देन और इक्वल टू स्टेप 1, तो स्टेप नंबर 2 इज योर GAV, अदरवाइज स्टेप नंबर 1 इज योर GAV। म्युनिसिपल टैक्स कभी कभी आपको परसेंटेज फॉर्म में दिए होंगे, 5%, 10%। किसका 5% रेंट? अब आते हैं SOP। SOP का फॉर्मेट स्टार्ट कहां से होता है? क्या लेंगे? सो उसमें एक ही चीज आने वाली है, क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन। 24B करके सेक्शन आएगा। अगर लोन नहीं है तो फाइनल आंसर 0, अगर लोन है तो फाइनल आंसर नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा ही नहीं। और डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में तो फाइनल आंसर नील ही होगा, क्योंकि उसमें तो आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। और DLOP का जो फॉर्मेट है दैट इज सेम एज LOP।
जो डीएलओपी का फॉर्मेट है सेम एलओपी का ही फॉर्मेट होगा, और एलओपी में, डीएलओपी में जीएवी क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट। बैठा दिमाग में? सो एक्सपेक्टेड रेंट आपका बन जाएगा जीएवी। चलो, अब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में 2 सम भी सॉल्व किए थे उसके ऊपर। सो आपको मैंने एक्सप्लेन भी किया था कैसे सम सॉल्व करना है। अब हम लोग आज के दिन में सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने आपको बोला था हाउस प्रॉपर्टी में 3 कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। एक मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिया, वेकेंसी। आज मैं दूसरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहा हूं, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है सेक्शन नंबर 24B, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन 24B करके सेक्शन है। अब इसके ऊपर आज का लेक्चर अपन डिस्कस करेंगे सब कुछ। बुक बंदी रखना, सिर्फ ध्यान यहां पे होना चाहिए आपका। अब फ्रेंड्स, पहला ही पॉइंट कि हम आपको इंटरेस्ट माइनस करने तो देंगे। मतलब अगर आपने क्या लिया है, लोन, तो इंटरेस्ट जो है वो आप माइनस कर सकते हो, लेकिन आपको लोन जो है ना, लोन वो लेना चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप समझो कोई गाड़ी खरीदने के लिए लोन ले रहे हो, या अगर समझो आप मैरिज करने के लिए लोन ले रहे हो, अब कहने से उसका कोई कनेक्शन नहीं है विथ हाउस प्रॉपर्टी, तो हम आपको इंटरेस्ट माइनस करने तभी देंगे जब आपने लिया है लोन फॉर द पर्पज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। एंड फॉर द पर्पज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के अंदर इट कैन बी कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इट कैन बी रिपेयर, रिनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपने लोन कौन कौन से पर्पस के लिए लिए हैं, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो हम आपको इंटरेस्ट जो है वो माइनस करने देंगे। सो आपको लोन लेना चाहिए फॉर CRRRA, ये पर्पस के लिए लोन लेना चाहिए। आप कोई डिफरेंट पर्पस के लिए अगर लोन ले रहे हो, आप लोन ले रहे हो फॉर पर्सनल पर्पस जिसका कोई कनेक्शन नहीं है विथ हाउस प्रॉपर्टी, तो हम आपको 24B में वो इंटरेस्ट का बेनिफिट क्यों देंगे? सो आपको हम इंटरेस्ट 24B में माइनस करने देंगे अगर आपने लोन लिया है फॉर CRRRA। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, आपको इंटरेस्ट माइनस करने मिलेगा अगर आप लोगों ने लोन, इंटरेस्ट जो है वो माइनस करने मिलेगा ऑन ड्यू बेसिस। ये तो अपन ने पॉइंट लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पे करना चाहिए इंटरेस्ट। समझो मैंने अगर आप लोगों से 25 लाख का लोन लिया एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट, नाउ एट द एंड ऑफ ईयर 1 how much interest is payable? 2,50,000, but how much is paid? 2,20,000। मुझे माइनस करने कितना मिलेगा? 2,50,000 ड्यू बेसिस पे मिलेगा। थर्ड पॉइंट, अगर आप किसी एजेंट को क्या पे करते हो, ब्रोकरेज या कमीशन, विच इज पेड टू एजेंट फॉर अरेंजिंग लोन, कहने से ये ब्रोकरेज या कमीशन हम आपको माइनस करने नहीं देंगे। इट इज नॉट अलाउड। क्यों नॉट अलाउड? क्योंकि हम आपको दे रहे हैं ना स्टैंडर्ड डिडक्शन। आपको याद हो तो कोई भी फिर एक्चुअल रिपेयर्स का खर्चा, इंश्योरेंस, ये सब चीजें आपको माइनस करने नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपको हम स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रहे हैं, दैट इज 30% ऑफ NAV। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, चीजें समझ में आ रही है यहां तक? फोर्थ पॉइंट, समझो आप लोगों ने लोन लिया 25 लाख का एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट।
नाउ एट द एंड ऑफ year 1, how much interest is payable? Interest payable is 2.5 lakhs. And out of this, how much interest is paid? समझो 0. आपने ये साल में इंटरेस्ट का पेमेंट किया नहीं है, तो अब आपको डिडक्शन हम कितना देंगे अंडर 24B? क्या नहीं से पूरा 2.5 lakhs मिल जाएगा? क्यों? ड्यू बेसिस पे. नाउ एट द एंड ऑफ ईयर नंबर 2, अगेन इंटरेस्ट पेएबल ऑन लोन इज 2.5 lakhs. इसके ऊपर जो इंटरेस्ट पेएबल है वो 2.5 lakhs है. अब आपने जिस पर्सन से लोन लिया था, आपने क्या किया? फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट उसको पे नहीं किया, तो उस पर्सन ने ये इंटरेस्ट अमाउंट जो है ना, इंटरेस्ट, उसके ऊपर भी क्या लगा दिया? इंटरेस्ट. इंटरेस्ट लगा दिया उस पे 25,000 का. एंड आपने जो इस साल में टोटल पेमेंट किया वो है 2.5 lakhs प्लस 2.5 lakhs प्लस 25,000. सो 5,25,000 का आपने क्या किया है? पेमेंट. 5,25,000 का आपने क्या किया है? पेमेंट. 5,25,000 का पेमेंट कर दिया है आपने. बैठ रहा है दिमाग में? अब क्वेश्चन क्या आ रहा है? सेकेंड ईयर में आपको कितना इंटरेस्ट माइनस करने मिलेगा अंडर 24B? तो थोड़ा सा दिमाग चलाओ. ये इंटरेस्ट तो मिल चुका था. अब करंट ईयर में तो कहने से पेमेंट इसका और इसका हुआ है, हम आपको माइनस करने सिर्फ ये नहीं मिलेगा. दिस इज लाइक अ पेनल्टी विच यू आर पेइंग फॉर नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. सो अगर आप क्या पे कर रहे हो? इंटरेस्ट. किसके ऊपर? ऑन इंटरेस्ट. और यू कैन से इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट. आप क्या पे कर रहे हो? इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट. कहने से हम आपको इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट माइनस करने नहीं देंगे. अब आ रहा है नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5. ध्यान देना. समझो आपने लोन लिया है 25 lakhs का एट द रेट ऑफ 20% इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 25 lakhs का आपने लोन उठाया एट द रेट ऑफ 20% इंटरेस्ट. 20% इंटरेस्ट है उसमें. ये लोन समझो आपने किसी फ्रेंड से लिया था. रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा है, बट अभी कोई ऑप्शन नहीं था, आपको घर खरीदना था, तो आपने ले लिया. अब आप हर साल उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हो, बट अब हुआ क्या कि रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा है. तो समझो 2-3 साल बाद आपको कोई पर्सन 25 लाख का लोन देने के लिए तैयार है एट द रेट ऑफ 12% इंटरेस्ट. एट द रेट ऑफ 25 लाख का लोन देने के लिए तैयार है एट द रेट ऑफ 12% इंटरेस्ट. तो आप समझो 25 लाख का लोन है एट द रेट ऑफ 12% इंटरेस्ट. आप क्या करोगे? कहने से ये लोन उठाओगे और ये लोन को रीपे कर दोगे, ताकि क्या है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए. और थोड़ा सा दिमाग चलाओ ना, लोन लोग स्विच कब करेंगे? जब कहने से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तभी. तो अब तुम समझो तुम्हारा लोन अभी भी 25 का 25 लाख ही है, सिर्फ फर्क क्या पड़ा? इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया. तो अब यहां पे गवर्नमेंट ने क्या प्रोविजन बनाया कि अगर आप कोई न्यू लोन लेते हो, बोलो क्या लेते हो? टू रीपे योर तो ये जो न्यू लोन आपने उठाया है, इसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे करोगे वो हम आपको माइनस करने देंगे. क्यों देंगे? इसमें फायदा है ना, गवर्नमेंट का है. थोड़ा सा समझो, दिस इज नॉट लाइक अ पेनल्टी विच यू आर पेइंग, जो मैंने ऊपर डिस्कस किया. और इसमें फायदा गवर्नमेंट का कैसे हुआ? आप सोचो 20% इंटरेस्ट, कहने इसे 24B में ज्यादा डिडक्शन मिलता आपको, और अगर ज्यादा डिडक्शन मिलता तो आपकी इनकम कम हो जाती. इनकम कम हो जाती तो
टैक्स भी कम होता। हाँ, ये पैसा डायरेक्टली हाउस प्रॉपर्टी में यूज नहीं हुआ है, बट ये पैसा यूज हुआ है टू रीपे दी लोन विच वॉज यूज फॉर हाउस प्रॉपर्टी। मतलब हम क्या बोलेंगे पता है, जिसका इनडायरेक्टली यूज हाउस प्रॉपर्टी के लिए हुआ है। इसका इनडायरेक्ट यूज किसके लिए हुआ है? हाउस प्रॉपर्टी के लिए ही हुआ है। बैठा दिमाग में बैठा? सो अगर आप नया लोन लेते हो टू रीपे ओल्ड लोन, तो जो भी आपका इंटरेस्ट होगा ऑन न्यू लोन वो हम आपको माइनस करने देंगे। गया ये भेजे में? अब पॉइंट नंबर 6, पहला पॉइंट था कि आपको इंटरेस्ट माइनस करने मिलेगा इफ लोन इज टेकन फॉर CRRRA। इंटरेस्ट आप माइनस कर सकते हो ऑन ड्यू बेसिस। ब्रोकरेज एंड कमीशन जो है वो अलाउड नहीं है। इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट अलाउड नहीं है। एंड अगर आपने नया लोन लिया है टू रीपे तो आपको नए लोन पे जो इंटरेस्ट है वो भी अलाउड है। बराबर? अभी 6 पॉइंट बराबर से समझना, आपकी प्रॉपर्टी या तो LOP हो सकती है या तो DLOP हो सकती है या तो प्रॉपर्टी SOP हो सकती है। अब तुम समझो, प्रॉपर्टी अगर LOP है या प्रॉपर्टी अगर DLOP है, तो ये वाली प्रॉपर्टीज के केस में तो कहने से इनकम आने वाली है, इनकम, पैसा भी आएगा और खर्चा होने वाला है। ये वाले केस में तो इनकम कुछ नहीं आने वाली है, देयर इज ओनली एक्सपेंडिचर, और एक ही चीज SOP में माइनस करने मिलता है, क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन। अब गवर्नमेंट को भी पता है क्या कि SOP के केस में देयर इज ओनली लॉस। SOP अगर प्रॉपर्टी है तो उसमें क्या आने वाला है? सिर्फ लॉस ही आने वाला है। प्रॉफिट जैसा तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं इन केस ऑफ SOP। तो SOP में कोई प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट आएगा नहीं। हाँ, LOP DLOP में पॉजिटिव आंसर आ सकता है, SOP में तो आंसर हमेशा नेगेटिव ही आने वाला है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, एक प्रोविजन बनाया कि अगर आपकी प्रॉपर्टी LOP है या अगर आपकी प्रॉपर्टी DLOP है तो हम आपको जितना भी इंटरेस्ट होगा ना सब माइनस करने देंगे, इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। देयर इज नो लिमिट ऑन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, देयर इज नो ऑन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। हम आपको इंटरेस्ट जितना होगा सब माइनस करने देंगे। मतलब अगर इंटरेस्ट 10 लाख है 10 लाख करो, 5 लाख है 5 लाख करो, 15 लाख है 15 लाख करो, 20 लाख है 20 लाख करो, जितना इंटरेस्ट होगा सब माइनस करने मिलेगा आपको, सब। बट अब SOP के केस में ना हम आपको इंटरेस्ट माइनस करने तो देंगे, लेकिन उसके ऊपर हम एक लिमिट रख देंगे। क्या रख देंगे बोलो? मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि कितना भी इंटरेस्ट तुम माइनस करो, हम कुछ लिमिट रखेंगे, उतना ही इंटरेस्ट तुम माइनस कर सकते हो। मतलब उन्होंने कितना स्मार्टली प्रोविजन बनाया, SOP में लॉस को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, बोल दिया इतना ही मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि लॉस आ रहा है। लॉस है तो वो दूसरी इनकम के सामने आप सोचो, आपके इंटरेस्ट का अमाउंट पहले ही साल में 25 लाख रुपया है, अब सोचो 25 का 25 लाख दूसरी इनकम के सामने एडजस्ट करने दे दिया, कहने से गवर्नमेंट को टैक्स ही नहीं मिलेगा फिर तो। सो इसीलिए उन्होंने क्या प्रोविजन बनाया कि SOP के केस में हम इंटरेस्ट माइनस करने देंगे, लेकिन लिमिट रखेंगे उसके ऊपर। अब क्वेश्चन आता है लिमिट क्या है? तो इस कॉन्सेप्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपको कुछ सिखाई जाएगी कंडीशंस। अगर कंडीशंस क्या हो जाती है? अगर कंडीशंस क्या हो जाती है तो हम आपको मैक्सिमम 2 लाख माइनस करने देंगे, और अगर कंडीशन सेटिस्फाई तो हम आपको मैक्सिमम 30,000 माइनस करने देंगे। कितना देंगे? कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो मैक्सिमम,
कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो मैक्सिमम 30,000। बैठ रहा है दिमाग में आपके? तो अब समझो, मैं आपको कुछ कंडीशंस पढ़ाऊंगा। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और आपका जो एक्चुअल इंटरेस्ट ड्यू है, ड्यू वो है 1.8 लाख। कितना है? 1.8 लाख। 24B में आपको डिडक्शन कितना मिलेगा बोलो? क्या नहीं से 1.8 लाख का ही मिलेगा? अच्छा, जो कंडीशन मैं आपको सिखाऊंगा वो सेटिस्फाई हो गई और अगर इंटरेस्ट का अमाउंट 2.8 लाख है, थर्ड केस कंडीशन सेटिस्फाई और आपका जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो 25,000 है, और अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई और इंटरेस्ट का अमाउंट 1 लाख है, 30,000। ये सब किधर अप्लाई करोगे? एलओपी, डीएलओपी के एसओपी में। सो मैं ऐसे फ्रेम कर सकता हूं, अगर कंडीशन क्या हो जाती है, तो जो भी आपका एक्चुअल इंटरेस्ट ड्यू है यू कंपेयर विथ मैक्सिमम 2 lakhs विच एवर इज लोअर, एंड अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो एक्चुअल इंटरेस्ट ड्यू और मैक्सिमम 30 विच एवर इज लोअर। बोलो, समझा? अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि सर कंडीशंस क्या है? टोटल 4 कंडीशंस है। बोलो कितनी कंडीशंस हैं? अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो मैक्सिमम कितना मिलेगा? और अगर कोई एक आध कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो मैक्सिमम? चारों हो गई तो? और नहीं हुई तो 30,000। सर अगर क्वेश्चन में ये कंडीशंस के बारे में कुछ ना दिया हो तो हम अज्यूम करेंगे क्या कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और हम आपको 2 लाख माइनस करने देंगे। कंडीशन नंबर 1, लोन शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1999। क्या लिखा है? लोन शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1999। वापस से, लोन शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1999। मतलब ये दिन या इसके लोन लेनी चाहिए। अब ध्यान से सुनो, इतना पुराना साल क्यों है? क्योंकि ये जो ईयर था ना 99-2000, ये साल में हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर के अंदर काफी सारी अमेंडमेंट्स हुई थी, तो इसी रीजन के वजह से ये कंडीशन वो टाइम की रखी गई थी। आपको पता हो तो पता है, मैंने आपको बोला था कि आपको पहले डिडक्शन के अंदर टोटल 10 डिडक्शन मिलते थे, वो सारे चेंजेस किए गए थे ये सालों में। सो इसीलिए वो साल की कंडीशन अभी तक है। क्या है कंडीशन? लोन शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर। अब गलती मत करना, बराबर से आंसर करना। तुमने 1/4/1999 को लोन लिया, क्या तुम्हें इंटरेस्ट माइनस करने मिलेगा? उसके बाद लिया मिलेगा? उसके पहले लिया मिलेगा? बेवड़े मिलेगा। आपको सिर्फ लिमिट चेंज हो जाएगी, 2 lakhs नहीं मिलेगा, 30,000 मिलेगा। बैठा दिमाग में? सो मैं ये नहीं सिखा रहा हूं कि कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो मिलेगा और नहीं हुई तो नहीं मिलेगा। कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो 2 lakhs मैक्सिमम होगा और नहीं हुई तो 30,000 मैक्सिमम। सो पहला कंडीशन क्या है? लोन शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर। सेकेंड कंडीशन, लोन शुड नॉट बी टेकन फॉर रिपेयर, रिनोवेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। एक मिनट, कंफ्यूज मत होना। लोन शुड रिपेयर, रिनोवेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। आर के लिए लोन लेना नहीं चाहिए। अब एक मिनट, कंफ्यूज मत होना। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको सिखाया कि लोन आपको लेना चाहिए फॉर CRRR
अब मैं बोल रहा हूं लोन शुड नॉट बी टेकन फॉर आरआरआर, कंफ्यूज मत होना। अगर तुमने लोन आर के लिए लिया है तो हम आपको मैक्सिमम 30 देंगे माइनस करने। अगर आपने लोन सी और ए के लिए लिया है तो हम आपको मैक्सिमम, अगर आपने लोन किसी और पर्पस के लिए लिया है अदर देन सी आर ए तो हम आपको इंटरेस्ट देंगे ही नहीं, तो हम आपको इंटरेस्ट देंगे ही नहीं। बैठा दिमाग में? सो क्या है, सी एंड ए के लिए लोन है, कंस्ट्रक्शन एंड एक्विजिशन, एंड आपने प्रॉपर्टी उसके बाद सेल्फ ऑक्यूपाई रखी तो हम आपको कितना देंगे मैक्सिमम। एंड आर के लिए लोन लिया तो, और सी आर ए के बदले किसी पर्पस के लिए लोन लिया तो। थर्ड कंडीशन, कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन should be completed within 5 years from the end of the year in which loan is taken. Loan is taken. क्या लिखा है? कंस्ट्रक्शन और should be within from the end of the year in which, मतलब पहले तो जिस साल में आपने लोन वो साल के, और वहां से में आपका कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन क्या हो जाना चाहिए? कंप्लीट। मतलब अगर आपका कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन 5 साल में कंप्लीट हो गया, जब से आपने लोन उठाया वो साल के एंड में जाके वहां से 5 साल, तो हम आपको मैक्सिमम 2 लाख माइनस करने देंगे। अगर ये कंडीशन सैटिस्फाई नहीं हुई तो मैक्सिमम 30,000 देंगे। बैठा दिमाग में? नाउ इफ सपोज डेट ऑफ टेकिंग लोन इज 15 सितंबर 2024, या फिर ऐसा लेते हैं 15 सितंबर 2019 एग्जांपल, इस दिन आपने लोन लिया, आपको अभी कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन कितने टाइम तक आपका हो जाना चाहिए? 5 साल कब से? तो पहले ये साल के 31 मार्च 2020 आ जाएगा ना? अरे भाई 19 है ना, एंड में जाओगे तो 20 प्लस 31 25, तब तक आपका कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। बैठा दिमाग में? एंड लास्ट, आपके पास होना चाहिए इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, जिससे आपने क्या लिया है? लोन। उससे आपको क्या लेना पड़ेगा? एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जिसमें लिखा होगा कि इतना इतना लोन आप लोगों ने लिया है। तो इधर से प्रूव होगा कि लोन जो है वो जेन्युइन लोन है। तो आपके पास क्या होना चाहिए? बोलो, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। कितनी कंडीशंस है टोटल? पहला कंडीशन क्या था? लोन शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1999। सेकेंड, लोन शुड नॉट बी टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन शुड बी कंप्लीटेड विद इन फ्रॉम द which loan is taken, and last is interest। अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो मैक्सिमम, एक हाथ नहीं हुई तो, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे सिर्फ आंसर अमाउंट में देना है, कोई रीजन नहीं। पहले क्वेश्चन पूरा सुनना, फिर रेज योर हैंड्स एंड आंसर। ध्यान से सुनो। मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी से मेरे को रेंट आ रहा है 50,000 पर मंथ। कितना आ रहा है? 50,000 पर मंथ। मैंने एट प्रेजेंट एक 50 लाख का लोन लिया है रिपेयर्स के लिए। कितने का लोन लिया है? लाउडर। किस पर्पस के लिए? रिपेयर्स के लिए, एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट। जैसे ही 1 साल खत्म हुआ, माई इंटरेस्ट पेएबल इज 5 lakhs, out of which only 4 lakh is paid. 4 lakh is
मुझे कितना इंटरेस्ट माइनस करने मिलेगा अंडर 24B? रेज योर हैंड्स एंड आंसर, रेज योर हैंड्स. हाँ, सिर्फ अमाउंट 5 lakhs, 30, 5 lakhs, 5 lakhs. ओके, आंसर इज 5 lakhs. क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी लेट आउट है. मेरा पहला ही स्टेटमेंट था मुझे रेंट आ रहा है 50,000. अंडरस्टैंड, ये जो कंडीशंस मैंने आपको सिखाई है वो एसओपी के लिए है, एलओपी के लिए गया ये भेजे में आपके. अब सुनो, पहले तो फर्स्ट कंडीशन देखो, फर्स्ट पॉइंट देखो. इंटरेस्ट इज अलाउड इफ लोन इज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी. नेक्स्ट, इंटरेस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन ऑन interest on unpaid interest is not deductible. Interest payable on a fresh loan taken to repay is admissible as a deduction. Brokerage or commission paid to for is not allowed. Sixth, deduction in respect of interest. LOP DLOP हुआ तो एसओपी हुआ, एसओपी में नॉट अलाउड अंडर 115. ये तो अपन ने लास्ट लेक्चर में ही देखा था. कंडीशन सैटिस्फाई हुई तो मैक्सिमम 2 lakhs, नहीं हुई तो मैक्सिमम. कितनी कंडीशंस थी? पहला कंडीशन, लोन शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर. सेकेंड, लोन शुड नॉट बी टेकन फॉर. Third, acquisition or construction is completed within 5 years from the end of the in which capital was borrowed. Capital was borrowed मतलब loan is taken. And last, interest. अगर ये चारों कंडीशंस क्या हो जाती हैं तो हम आपको इंटरेस्ट 2 लाख माइनस करने देंगे, नहीं हुआ तो 30. पहले भेजे में इतना गया आपके कि नहीं समझा? अब मुझे बताओ, आप कितनी एसओपी रख सकते हो मैक्सिमम? समझो आपके पास 2 ही घर है और दोनों के दोनों घर आपने एसओपी रखे हैं. ये भी एसओपी है, ये भी एसओपी है. अब एसओपी में कहने से आप ये 4 कंडीशंस चेक करोगे, बराबर? समझो ये कंडीशंस चारों की चारों सेटिस्फाई हो जाती है हाउस प्रॉपर्टी 1 में, एंड यहां पे भी सेटिस्फाई हो जाती है हाउस प्रॉपर्टी 2 में. तो हम आपको एसओपी 1 का कितना मैक्सिमम इंटरेस्ट देंगे और इसका मैक्सिमम. और सुनो, अब दोनों मिला के ना, दोनों मिला के भी हम आपको 2 लाख ही देने वाले हैं. मतलब ऐसा मत समझो कि ये 2 लाख और 30,000 की लिमिट पर प्रॉपर्टी है, दोनों प्रॉपर्टीज का मिला के, क्योंकि आप 2 एसओपी रख सकते हो, दोनों का मिला के हम आपको 2 लाख ही देंगे. ये समझा? समझो मैं आपको जो कंडीशंस अभी सिखाई, फर्स्ट प्रॉपर्टी के केस में सेटिस्फाई हो गई और सेकंड वाले में नहीं हुई, तो इधर कितना मिलेगा मैक्सिमम और इधर मैक्सिमम. दोनों मिला के कितना मिलेगा? 2 लाख ही मिलेगा. कितना मिलेगा? एंड समझो कंडीशन दोनों में सेटिस्फाई नहीं हुई, 30 एंड 30, दोनों मिला के 30. बोलो समझा कि नहीं समझा? हाँ, ये जो आपने 1999 तक बोला है, फर्स्ट कंडीशन फॉर टेकन 1999, ये कितना बैक ईयर्स है? बैक ईयर्स इन द सेंस आपने बोला कि कोई टेकन ऑन और आफ्टर. ओ सॉरी, इट्स ऑन और आफ्टर. आई थॉट इट वाज बैक ईयर. ओके,
सो ये समझ में आ गया, ये सब कुछ क्लियर हुआ यहां तक? सो हाउस प्रॉपर्टी 1 एंड 2 दो एसओपी आप रख सकते हो। याद रखना दोनों मिला के आपको कितना मिलेगा, या तो 2 लाख या तो 30,000। सो ऐसा मत समझना कि 2 लाख और 2 लाख की जो लिमिट है दैट इज पर प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी का मिला के। गया भेजे में इतना गया आपके? चलो पहले आप लोग नोट लिखोगे इंटरेस्ट ऑन लोन, और पहले ये कॉपी करना स्टार्ट करो।
यहां पे आपका चार्जिंग सेक्शन का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गया। चार्जिंग सेक्शन का जो कंडीशन है वो क्या हो चुका? सेटिस्फाई हो चुका। सो समझो, आपने एक क्या लिया है बोलो? किस पर्पस के लिए? अब समझो 2-3 साल कंस्ट्रक्शन चला। ये साल जब कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आप हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर जा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी नहीं है आपके पास। जब आपके पास प्रॉपर्टी ही नहीं है, आप हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर जा ही नहीं सकते। तो वो टाइम की जो इंटरेस्ट होगी, उसका हम क्या करेंगे? हाउस प्रॉपर्टी में तो हम आपको इंटरेस्ट माइनस करने देंगे, बट एक बार हाउस प्रॉपर्टी हेड स्टार्ट हो उसके बाद की इंटरेस्ट हम देंगे। तो अब ये घर बन चुका है यहां पे। उसके बाद घर या तो लेट आउट होगा या तो सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा। उसके बाद जो आप इंटरेस्ट पे करोगे घर बनने के, जो आप क्या पे करोगे, उस इंटरेस्ट का क्या होगा? उस इंटरेस्ट का क्या होगा वो हम लोगों को, मतलब ये इंटरेस्ट जो है उसका तो आपको डिडक्शन, इस इंटरेस्ट का क्या होगा? वापस से एक बार लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझो। आपने क्या लिया बोलो? और यहां से लेके समझो 2 से 3 साल क्या चला? क्या यहां पे सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन की पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि प्रॉपर्टी होना चाहिए? नहीं हुई सेटिस्फाई। अब जब प्रॉपर्टी ही नहीं है तो आप वो हेड के अंदर जा ही नहीं सकते हो। तो क्वेश्चन क्या आ रहा है, यहां पे हमने क्या पे किया होगा? इस इंटरेस्ट का हम क्या करेंगे? अच्छा, एक बार घर, उसके बाद या तो घर लेट आउट होगा या तो उसके बाद भी हम क्या पे करेंगे? इस इंटरेस्ट का क्या होगा? तो ये इंटरेस्ट तो आपको 24B में माइनस करने, क्योंकि यहां पे जैसे ही घर बन गया कि नहीं से सेक्शन 22 की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो आप ये हेड के अंदर अब आ सकते हो, और आ सकते हो तो इंटरेस्ट भी माइनस करने मिलेगा। क्वेश्चन कौन सी इंटरेस्ट का है? जो इंटरेस्ट हम पे करेंगे कंस्ट्रक्शन फेज में, उस इंटरेस्ट का क्या मतलब? कौन सी? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। पहले तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब प्रोविजन क्या है पीसीपीआई का? प्रोविजन बहुत सिंपल है कि जो भी आप प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट पे करोगे, जो भी आपकी पीसीपीआई होगी, हम आपको पीसीपीआई माइनस करने देंगे। कब? घर बनने के बाद। एक बार घर बन गया उसके बाद हम आपको क्या देंगे? पीसीपीआई माइनस करने देंगे। लेकिन हम आपको पीसीपीआई एक झटके में माइनस करने नहीं देंगे। हम आपको पीसीपीआई माइनस करने देंगे इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। कितनी इंस्टॉलमेंट्स? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। 5 इंस्टॉलमेंट में हम आपको पीसी क्या करने देंगे? माइनस करने देंगे। सो पीसीपीआई आपको माइनस करने मिलेगा इन हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट्स? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। गया भेजे में। तो जैसे ही आपके घर का कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ, उसके बाद आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड स्टार्ट हुआ, तो आपको पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, प्लस आपको प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट भी मिलेगा, बट एवरी ईयर यू विल गेट 1/5 पोस्ट कंस्ट्रक्शन प्लस 1/5 post construction plus 1/5. अब that will continue for 5 years and post 5 years there will be only post construction. समझा कि नहीं समझा? समझा। अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है बोलो? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। ये अपने को कैलकुलेट करना है। जब भी आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो, आपको 3 चीजें चाहिए। 3। एक चाहिए लोन अमाउंट,
दूसरा आपको चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, और तीसरा आपको चाहिए होगा ड्यूरेशन। अब ध्यान से सुनो, लोन अमाउंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को क्वेश्चन में दिया होगा, इट इज गिवन इन क्वेश्चन। जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन के केस में अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कब से लेके अपना प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है। व्हाट इज ड्यूरेशन? कैन आई से इट इज पीसीपी, दैट इज प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इज योर ड्यूरेशन। सो आपका ड्यूरेशन क्या होगा वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो कैन आई से किसी एक दिन से पीसीपी स्टार्ट होगा और किसी एक दिन पे जाके पीसीपी एंड हो जाएगा। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एक दिन से क्या होगा? स्टार्ट, और एक दिन पे क्या हो जाएगा? एंड। तो अब अपने को क्या देखना है पता है? स्टार्ट डेट देखना है और एंड डेट देखना है। तो अपने को मिल जाएगा पीसीपी। एक बार पीसीपी मिल गया, लोन रेट और पीसीपी को मल्टीप्लाई करो, आपको मिल जाएगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। क्या मिल जाएगा बोलो? वो मिल जाएगा। बोलो, पहले भेजे में इतना गया आपके? पक्का? अब है ना, ये जो वर्ड मैंने यहां पे लिखा पीसीपी, इस चीज को इन्होंने एक्ट में डिफाइन किया है कि व्हाट इज योर पीसीपी। ये इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है कि हम पीसीपी किसको बोलेंगे, दैट इज व्हाट इज योर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो एक होगा स्टार्ट डेट और एक होगा स्टार्ट डेट, और एंड डेट का जो डिफरेंस होगा दैट इज योर पीसीपी। बट ये स्टार्ट डेट और एंड डेट हमें किसके हिसाब से निकालनी है? वो हमें निकालनी है एज पर एक्ट, क्योंकि वो एक्ट में दिया हुआ है। लोन अमाउंट क्वेश्चन में दिया होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया होगा, पीसीपी व्हाट इज योर प्री कंस्ट्रक्शन वो आपको निकालना पड़ेगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, एक्ट में कुछ भी लिखा होगा छोड़ो, अपन है ना पहले अपने हिसाब से सोचते हैं व्हाट शुड बी आर पीसीपी। अपने हिसाब से पीसीपी क्या, एक्ट में छोड़ दो क्या लिखा है। आपके और मेरे हिसाब से पीसीपी क्या होना चाहिए वो अपन पहले डिस्कस करते हैं। देखो, मैं आपको एक डेटा दे रहा हूं, डेट ऑफ टेकिंग लोन। आपने लोन लिया 10th अप्रैल 2021 में, एंड डेट ऑफ स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन 10th अप्रैल से आपने लोन लिया है। आपका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट समझो हुआ था 1 अप्रैल 21 को। 1 अप्रैल को आपका कंस्ट्रक्शन, लोन आपने लिया है 10 अप्रैल को, एंड डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इज 30th September 2024। 30th September 2024। सो आपने लोन लिया 10th को, 1st को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, एंड आपका कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ है 30th September 24 को। आप मुझे बताओ ना, आपके हिसाब से कौन से दिन से पीसीपी स्टार्ट होना चाहिए? स्टार्ट, ये वाले एग्जाम्पल में कौन से दिन से स्टार्ट होना चाहिए? डेट बोलो, डेट 10 अप्रैल से स्टार्ट होना चाहिए, ये बराबर ना? और पीसीपी कब एंड होना चाहिए? बहुत लॉजिकल है, जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ क्या नहीं से उस दिन पीसीपी भी एंड हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस दिन कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ उतना फेज इस कहने से प्री फेज। ठीक है, मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। डेट ऑफ टेकिंग लोन इज 1st May 2021। डेट ऑफ स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन इज 1st September 2021। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इज 30th September 2024। कौन से दिन से
अब सोच के बताओ पीसीपी स्टार्ट होना चाहिए 1 मई के सितंबर, लाउडर, थोड़ा सा सोच के आंसर दो। मई के सितंबर, आंसर इज सितंबर। रीजन समझो, आपने लोन ले लिया 1 मई को, अरे बोलो क्या वो पैसा घर के लिए यूज हुआ है क्या? घर के लिए यूज कब से करना स्टार्ट किया? तो आपको हम मई, जून, जुलाई और अगस्त की इंटरेस्ट क्यों माइनस करने देंगे? थोड़ा दिमाग भी तो चलाओ। 4 महीने के इंटरेस्ट हम क्यों आपको हाउस प्रॉपर्टी में एडजस्ट करने दें? आपने घर के लिए पैसा कब यूज किया? 1 सितंबर से, क्योंकि आपका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ही 1 सितंबर से हुआ है। तो फिर कहने से आपको इंटरेस्ट भी वही डेट से मिलना चाहिए। अग्री कर रहे हो सब लोग कि नहीं कर रहे हो? और एंड कब होना चाहिए? 30 सितंबर 24। मतलब स्टार्ट डेट क्या होना चाहिए? स्टार्ट डेट, इट शुड बी आइदर डेट ऑफ टेकिंग और डेट ऑफ स्टार्टिंग, whichever is later, whichever is, वापस से, इट शुड बी डेट ऑफ टेकिंग और डेट ऑफ स्टार्टिंग, whichever is, बैठ रहा है दिमाग में। 10 अप्रैल को आपने लोन लिया, 1 से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था। आपकी इंटरेस्ट पेमेंट ही स्टार्ट कब से होगी? 10 से। तो कहने से पीसीपी स्टार्ट भी 10 से होना चाहिए। आपने लोन मई में ले लिया, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ इन द मंथ ऑफ सितंबर, तो आपको हम इंटरेस्ट कब से देंगे? सितंबर से। क्यों? क्योंकि आपका पैसा यूज हाउस प्रॉपर्टी के लिए कहने से सितंबर से ही हुआ है। सो कौन से दिन से स्टार्ट होना चाहिए लॉजिकली? डेट ऑफ टेकिंग और डेट ऑफ स्टार्टिंग, whichever is, so it is date of taking और इन दोनों में से whichever is later। ये बराबर। और कौन से दिन पे पीसीपी एंड होना चाहिए? एंड डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। ए बराबर। सो इधर डेट आनी चाहिए डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं। इनकम टैक्स एक्ट में क्या लिखा है कि आपका जो स्टार्ट डेट है ना, स्टार्ट डेट वो यही है, डेट ऑफ टेकिंग लोन और डेट ऑफ स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन whichever is later। मतलब जो हमने सोचा स्टार्ट डेट और जो इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है स्टार्ट डेट, दोनों मैच हो रहा है। बट इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है पता है? इनकम टैक्स एक्ट कि हम आपका ये डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन है ना, उसको चेंज करेंगे। क्या करेंगे उसको? जब भी आपका कंस्ट्रक्शन क्या हुआ है बोलो? कंप्लीट। जब भी आपका कंस्ट्रक्शन क्या हुआ है बोलो? जिस भी दिन आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, जिस भी दिन आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है ना, उसके पहले जो 31 मार्च गया है, उसके 31 मार्च गया है, हम समझेंगे कि आपका कंस्ट्रक्शन वो टाइम पे खत्म हो चुका है। मतलब क्या? आप ऐसा समझो कि आपका कंस्ट्रक्शन भले ही 30 सितंबर को एक्चुअली में खत्म हुआ है, बट वो खत्म 30 सितंबर को नहीं हुआ है, 31 मार्च 24 को हो चुका है। मतलब इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है कि आपका जो एंड डेट होगा ना, कौन सा डेट? जिस दिन आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, वो हम क्या रखेंगे? इट विल बी ऑलवेज 31 मार्च ओनली। आपका जिस टाइम पे कंस्ट्रक्शन क्या हुआ है? लाउडर, कंप्लीट हुआ है, उसके पहले जो 31 मार्च गया, उस दिन हम मान लेंगे कि आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। हम मान लेंगे कि आपका कंस्ट्रक्शन क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। सो इट इज डेट ऑफ टेकिंग लोन और डेट ऑफ स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन
विचएवर इज एंड कौन से दिन पे एंड होगा? डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। जिस दिन आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उस दिन एंड होना चाहिए, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट बोल रहा है कि उस दिन एंड मत करो, जो इसके पहले 31 मार्च गया उस टाइम पे एंड कर दो। समझेगा? 1 मिनट रुक जाओ अभी। अब अपन एक पूरा एग्जाम्पल देख रहे हैं, ध्यान से सुनना। समझो लोन अमाउंट 12 लाख रुपया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, डेट ऑफ टेकिंग लोन 1 May 2019, डेट ऑफ स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन 1 September 2019, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन 30th September 2024। अब ये मैंने आपको डेटा दिया है सब कुछ, ध्यान से सुनना। पहले तो आपका पीसीपी कौन से दिन से स्टार्ट होगा? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 2019 से स्टार्ट होगा। ये डेट बराबर है सबको? एंड लॉजिकली कहना इसे होना चाहिए ऑन 30th September 24। लॉजिकली उस दिन पे एंड होना चाहिए, बट एंड होगा ऑन 31 मार्च 24। इस दिन पे जाके क्या हो जाएगा? एंड। बराबर? ये जो मैंने अभी डेट लिखी ये किसके हिसाब से डेट है? 1 मिनट। लॉजिकली क्या आना चाहिए? दिस इज योर एक्चुअल डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, but as per it is completed on 31st 24। पहले इतना समझा? 1 मिनट। जो एक्ट में लिखा है वो सही है कि गलत है? गलत है, बट जो एक्ट में लिखा है वो अपने को फॉलो करना पड़ेगा। यस। सो आपका कंस्ट्रक्शन 31 मार्च 24 को क्या हो चुका है? खत्म। ऐसा कौन बोल रहा है? एक्चुअली में कब खत्म हुआ है? अच्छा, अब मुझे बताओ ये 19 से लेके 24 तक 1 सितंबर कितने मंथ्स हुए? यहां पे काउंट करो मंथ्स। 6 मंथ्स। मंथ्स कितने हुए? 49। तुम्हें 1 सितंबर 19 से लेके 31 मार्च 24 तक ईयर्स काउंट करने हैं, वो तुमसे नहीं हो रहे। सोचो, मंथ्स मंथ्स ही तो बोलूंगा ना, और क्या बोलूंगा? अबे मंथ्स बोला। 43 मंथ्स। करना जरा कैलकुलेट। ए चुप रे, कर 43 कैसे? हाँ, अच्छा 19 ए चुप रे 31 दिसंबर 19 तक 4 मंथ्स। हाँ, चुप बैठना यार। क्या 4 बार बोलूं क्या चुप बैठने के लिए? क्या पी के आई है क्या? डेट देख रही है क्या है? 31 मार्च है उधर। क्या कितने मंथ्स हो रहे हैं?
5 मंथ्स होंगे। 1 सितंबर से लेके 31 मार्च 20 तक 7 मंथ्स हो गए। 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 48, 48 प्लस 7, 55 मंथ्स इज योर पीसीपी। अग्री कर रहे हो? ओके। अब निकालते पीसीपी आई। 12 लाख इंटरेस्ट लोन अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, 12% साल का है, डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 1 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय 55 करो। आया ये? पहले सब लोग ये पॉइंट पे अग्री करो कि इतना अमाउंट आ रहा है, बराबर। अब मुझे सिर्फ ये बताओ कौन से ईयर में अपना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, ईयर बताना। प्रीवियस ईयर कौन सा? 20। कौन से ईयर में अपना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है? कंप्लीट 24। क्या नहीं से इस दिन कंप्लीट हुआ है? अच्छा, इस दिन कंप्लीट हुआ है तो मैं बोल सकता हूं इस ईयर में आप हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर आ सकते हो। क्यों? घर बन चुका, सेक्शन 22 की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो घर बन चुका है आपका, बराबर। मतलब ये साल में अब या तो प्रॉपर्टी लेट आउट करोगे या तो प्रॉपर्टी, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं 24-25 इज दी फर्स्ट ईयर जब आपको हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स लगेगा। वापस से रिपीट कर रहा हूं, 24 इज जब आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स लगेगा। सो ये आपका पहला साल है जब आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड में क्या लगने वाला है? टैक्स। अब ध्यान से सुनना, ये आपका पहला साल कौन सा है? 24। अच्छा, अब 24-25 में आपकी जो इंटरेस्ट होगी दैट इज करंट ईयर इंटरेस्ट, मैं बोल सकता हूं वो होगी 12 लाख इंटू 12%, जो हो जाएगी 1,44,000। कितनी हो जाएगी बोलो? अब तुम थोड़ा सा लॉजिकली अगर समझोगे ना, लॉजिकली, तो कहने से इसमें से भी 6 मंथ की इंटरेस्ट लॉजिकली वो प्री है एंड 6 मंथ्स की इंटरेस्ट पोस्ट है। क्यों? क्योंकि आपका कंस्ट्रक्शन इस दिन खत्म हुआ है। तो तुम्हें समझ में आ रहा है? 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक 6 महीना, 1 अप्रैल से लेके 6 महीना कहने से आपकी इंटरेस्ट क्या है? प्री, एंड 6 महीना आपकी इंटरेस्ट क्या है? पोस्ट। लॉजिकली ये 1,44,000 को भी हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। लेकिन अब एक स्टेटमेंट मारूंगा, ध्यान से सुनना। गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि जिस साल में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, क्या क्या क्या? जिस साल में, ईयर इन विच योर कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, जिस साल में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम्हारा कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ है इन 24-25। कब खत्म हुआ है? 30 सितंबर 24। इस दिन पे आपका कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ है, तो ईयर कौन सा? 24-25। तो जिस ईयर में आपका कंस्ट्रक्शन क्या हुआ है? जिस ईयर में आपका कंस्ट्रक्शन क्या हुआ है? गवर्नमेंट क्या बोल रहा है पता है? हम उस साल की इंटरेस्ट जो है ना, उसको हम प्री और पोस्ट में डिवाइड करना नहीं चाहते हैं। सारी की सारी इंटरेस्ट तुम पोस्ट में डाल देना, सारी की सारी इंटरेस्ट कहां डाल देना? और इसीलिए गवर्नमेंट क्या करता है, देखो, जिस साल में आपका कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट बोलता है उस दिन नहीं हुआ है, जो 31 मार्च गया उस दिन हो चुका है। नहीं समझा तुम्हें? मतलब गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि जिस साल में आपका कंस्ट्रक्शन क्या हुआ है?
जिस साल में आपका कंस्ट्रक्शन क्या हुआ है, उस साल की इंटरेस्ट को हम प्री और पोस्ट में डिवाइड सारी कहां डाल देंगे, पोस्ट में। ये गवर्नमेंट का मीनिंग है कि भाई जिस साल में कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ है ना, उधर छोड़ प्री और पोस्ट टाइम पास मत कर, तू डायरेक्टली सब किधर डाल दे, पोस्ट में डाल दे। तू उसको प्री में डाली मत, तू उसको प्री में डाली मत, डायरेक्टली सारी इंटरेस्ट कहां डाल दो, पोस्ट में। मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है, ये लॉजिकली प्री है 6 महीना और ये लॉजिकली पोस्ट है 6 महीना, बट हम तो सारा ही पोस्ट ही समझ लेंगे। और इसीलिए अपन ने प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को एंड कहां पे किया, 31 मार्च 24। अब तुम्हें ये 144 तो मिलेगा ही माइनस करने, इसके साथ साथ तुम्हें 1/5 ऑफ 6,60,000 भी मिलेगा, 1,32,000। 132 आ रहा है ना, दोनों को ऐड करो, 2,76,000। इतना आपका क्या हो चुका टोटल इंटरेस्ट फॉर प्रीवियस ईयर 24-25। 24-25 का ये इंटरेस्ट हो चुका, बैठा दिमाग में। सो एक मिनट शांति से समझो, जिस साल में आपका कंस्ट्रक्शन क्या हुआ है, जिस साल में आपका कंस्ट्रक्शन क्या हुआ है, उस साल की इंटरेस्ट को हम प्री और पोस्ट में डिवाइड नहीं करेंगे। हम सारी इंटरेस्ट कहां डाल देंगे, पोस्ट में। सारी इंटरेस्ट पोस्ट में चली जाएगी, ये गवर्नमेंट का बोलना है। और इसीलिए अपना प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वो लोग एंड कहां कर देते हैं, 31 मार्च। गया बेजे में। अब सुनो, अब और भी चीजें डिस्कस करनी है। अब यही केस को अगर मैं आगे कंटिन्यू करूं तो 25-26, प्रीवियस ईयर 26-27, प्रीवियस ईयर 27-28, प्रीवियस ईयर 28-29, ये 4 साल है ना, ये 4 साल कहने से आपका इंटरेस्ट हर साल 276 होगा। एंड प्रीवियस ईयर 29-30 ऑनवर्ड्स 1,44,000 हो जाएगा, बराबर। अब मेरा लास्ट पॉइंट ध्यान से सुनना, आपको पहली बार टैक्स कब लगेगा प्रॉपर्टी के ऊपर, पहली बार वो ईयर में क्या हुआ है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। सो वो ईयर में आपको लगेगा टैक्स पहली बार। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये साल में 24-25 में आपकी प्रॉपर्टी या तो एलओपी हो सकती है, या तो डीएलओपी हो सकती है, या तो मैं बोल रहा हूं एलओपी डीएलओपी हुआ तो कहने से पूरा 276 मिलेगा, एसओपी हुआ तो कितना मिलेगा। तो एसओपी के केस में हमें क्या चेक करना पड़ेगा, कंडीशंस। पहला कंडीशन क्या था, लोन शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर, क्या उस दिन या उसके बाद लोन लिया है। लोन शुड नॉट बी टेकन फॉर आरआरआर, अपन ने तो कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है। अब थर्ड कंडीशन याद करो क्या था, कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन शुड बी कंप्लीटेड विद इन फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच लोन इज टेकन। कब लोन लिया है आपने, 1/5/2019, वो साल के एंड में जाओ 20, उसमें 5 साल ऐड करो, 31 मार्च। आपका कंस्ट्रक्शन कब खत्म हुआ है, 30 नहीं, उधर आपको एक्चुअल डेट देखनी है, दैट इज 30 सितंबर 2024। क्या आपका कंस्ट्रक्शन 5 साल के पहले कंप्लीट हो चुका है। और अब इंटरेस्ट सर्टिफिकेट के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे कि वो कंडीशन सैटिस्फाई, और इसीलिए हम आपको एसओपी में 2 लाख माइनस करने देंगे। गया भेजे में, पक्का समझ में आया। अब थोड़ा सा इधर ध्यान देना, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट।
amount into rate into duration. Amount and rate is given in question. Duration refer note. कौन से दिन से ड्यूरेशन स्टार्ट होगा? डेट ऑफ टेकिंग और डेट ऑफ स्टार्टिंग, whichever is later, up to end date. अब end date पढ़ो जरा. A day in which construction is completed. समझो मैं आपको बोलूं कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड ऑन 30th December 2023. सुनते जाओ. 23, हाँ, मैंने तो आपको बहुत सिंपल सिखा दिया. जो 31 मार्च गया उस दिन खत्म हुआ. उसको हमने लिखा कैसे वो देखो. कौन से ईयर में खत्म हुआ है कंस्ट्रक्शन? ईयर 23-24. 23-24 मीन्स कहने से 1 April 23 से लेके 31 March 24. अ डे prior to previous year, that is 31st March 23. ये समझ रहा है? A day prior to financial year in which construction is completed. समझा? ये डेट हमेशा 31st मार्च ही होगा, सिर्फ ईयर चेंज होता जाएगा. ये बोलो समझा? और आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का डिडक्शन कितने इंस्टॉलमेंट में मिलेगा? और ये 5 इंस्टॉलमेंट स्टार्ट कौन से ईयर से हो जाएगी? कहने से जिस ईयर में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, क्योंकि वो साल की इंटरेस्ट को हमने प्री और पोस्ट में डिवाइड, वो साल की इंटरेस्ट पूरी पोस्ट में आ चुकी है और उस साल से ही आपको इंटरेस्ट माइनस करने मिल जाएगा. अब तुम्हारे जो भी डाउट्स हो वो पहले बताओ. हाँ बोलो. असेसमेंट ईयर हो जाएगा अपना 25-26, प्रीवियस ईयर अपना 24-25. और इसमें जो कंस्ट्रक्शन डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, तो एक्विजिशन ऑफ मटेरियल्स भी उसमें तब से ही चालू हो जाएगा. यस. और एक और था, अगर 5 साल के अंदर अंदर बेच दिया था तो जो 5 साल की इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है वो आगे माइनस करने देंगे. 5 साल में बेच दिया मतलब मैं समझा नहीं. घर बनाया, एसओपी के सेल्फ ऑक्यूपाइड है. फिर आपका कैपिटल गेन्स का कॉन्सेप्ट आता है. वहां पे कैपिटल गेन्स में वो आप मतलब कवर होता है कि वो सेल ऑफ असेट है, तो वहां पे फिर नहीं. उसमें कैसा होता है कि अगर कोई भी आप खर्चा करते हो और उसका आपको पहले से ही कहीं पे डिडक्शन मिल चुका है, दैट यू कैन नॉट ऐड टू कॉस्ट ऑफ द असेट, नहीं तो डबल डिडक्शन हो जाएगा. वैसा कॉन्सेप्ट है वहां पे. यस. और कोई? हाँ. सर, लोन ही समझो 6 साल के लिए है, 3 साल अपना कंस्ट्रक्शन पीरियड है, तो फिर बाकी के वो अपन फिर 3 साल नेक्स्ट 4th ईयर से अपना वो चालू होता है पे इंटरेस्ट पेमेंट, लेकिन वो अभी 3 साल ही अपने को पे करना है, तो वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में कैसे करेंगे? मैं समझा नहीं. तो पहले 3 साल में आपने इंटरेस्ट पे ही नहीं किया. हाँ, वो कंस्ट्रक्शन पीरियड था अपना, तो इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा ना. एक मिनट उसको बोलने देना है. हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड था 3 साल. हाँ, उसमें अपन इंटरेस्ट तो पे करेंगे, लेकिन अपना 24B में डिडक्शन 4 कैसे मिलेगा? लेकिन जिस साल में कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ तब से. हाँ, तो लेकिन वो अभी 3 साल ही पे करना है, तो 5 हाँ, साल तो करंट ईयर इंटरेस्ट हटा दे, सिर्फ 1/5 आएगा फिर. अच्छा, तो अभी तो भी 150 मिलेगा, भले 3 साल ही पे. हाँ हाँ बराबर. तो मैं ये पक्का समझा सब कुछ. अगर तुम्हारा लोन का रीपेमेंट हो जाता है तो क्या हट जाएगा? करंट ईयर इंटरेस्ट हट जाएगा. जिस भी साल में आपने लोन का रीपेमेंट कर दिया तो क्या हट गया? करंट ईयर. 1/5 तो मिलता ही जाएगा आपको 5 साल तक. बराबर. तुम्हें ये स्टेटमेंट समझा जो मैंने आपको बोला कि जिस साल में कंस्ट्रक्शन उस साल के इंटरेस्ट को हम प्री और पोस्ट में डिवाइड, सारी इंटरेस्ट पोस्ट में डाल देंगे. ये बराबर. चलो अब ये आपका पहले 7th पॉइंट बनाओ, प्री कंस्ट्रक्शन. ये लिखो, फिर जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो कॉपी करना है. नहीं, आप अपना पॉइंट नंबर 7 बनाओ इंटरेस्ट के अंदर. ये पॉइंट नंबर 6 था ना आपने लास्ट जो लिखा, उसी में कंटिन्यू करो. ये 6th पॉइंट हो गया अपना.
और इसको आप पॉइंट नंबर 7 बना दो। क्या बंद नहीं होगा? हो गया? चलो अब एक केस मैं आपको देता हूं, ऐसे ही सॉल्व करके मुझे दो आप लोग, ठीक है? डेट ऑफ टेकिंग लोन 1st June 2017, डेट ऑफ स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन 1st July 2017, डेट ऑफ completion of construction 30th December 2024, loan amount 30 lakhs, rate of interest 10%। मुझे पूरा कैलकुलेशन करके दो। वो 5 साल कौन से हैं जिसमें आपको डिडक्शन मिलेगा, फिर बाद में क्या अमाउंट, सब जैसे अपन ने ऊपर वाला केस किया है सेम। चलो करें अपन डिस्कस। पहले तो चलो सर आपसे स्टार्ट करते हैं। पीसीपी कौन से दिन से स्टार्ट होगा? पीसीपी शुरू होगा फर्स्ट जुलाई 2017। एंड कब होगा? एंड होगा 31 मार्च 2024। कितने मंथ्स हो रहे हैं? 81 मंथ्स। 81 मंथ्स। अब पीसीपीआई 30 lakhs इंटू 10%, उसको ही बोलने देना। अमाउंट बताओ। 20,25,000। आप लोग सब चेक करते जाओ। फर्स्ट ईयर जब ये प्रॉपर्टी पे टैक्स लगेगा, फर्स्ट ईयर वो प्रॉपर्टी पर टैक्स लगेगा तो पोस्ट इंटरेस्ट उस पे नहीं कौन सा ईयर होगा वो बता। 24-25। इस ईयर की इंटरेस्ट कितनी? पोस्ट इंटरेस्ट उस पे होगा 3 lakhs। पोस्ट इंटरेस्ट 30 lakhs पे 10% प्लस प्री इंटरेस्ट होगा 20,25,000 into 1/5 which is 4,05,000। तो टोटल होगा 7,05,000। कितना आ रहा है? 4 लाख 7,05,000 आंसर आ रहा है फर्स्ट ईयर। अब 25-26, 26-27 ये सब सालों में कहने से इंटरेस्ट 7,05,000 रहेगा एंड 29-30 ऑनवर्ड्स 3 lakhs हो जाएगा। बैठा ये दिमाग में पहले? अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर एलओपी या चुप बैठता हूं, बोल। तो 7,05,000 के लिए लगेगा। हाँ और अगर एसओपी हुआ तो उस पे 2 lakhs लगेगा।
30,000 में मिलेगा, क्योंकि आपका कंस्ट्रक्शन 5 साल बाद खत्म हुआ है। आपने लोन लिया, एंड में जाओ 31 मार्च 18 प्लस 19, 20, 21, 22 एंड 23, आपका कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ है 30 दिसंबर 24, एंड इसीलिए यहां पे आपको 30 मिलेगा। कंडीशन नंबर 3 जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ है। बोलो, समझा? कुछ भी डाउट? क्लियर है सब लोगों को? सो ये आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। जितना भी इंटरेस्ट के ऊपर डिस्कशन था वो अभी खत्म हो चुका है। पहला पॉइंट था कि यू शुड टेक लोन फॉर CRA। इंटरेस्ट आपको ड्यू बेसिस पे माइनस करने मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट जो है वो माइनस करने, अगर आपने न्यू लोन लिया टू रीपे ओल्ड लोन तो इंटरेस्ट ऑन न्यू लोन जो है वो अलाउड, एंड फिर ब्रोकरेज एंड कमीशन वो अलाउड। फिर एसओपी के एलओपी डीएलओपी में जितना भी इंटरेस्ट हुआ सब माइनस करने। डीएलओपी एसओपी के केस में कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो मैक्सिमम, नहीं हुई तो मैक्सिमम 30,000। कितनी कंडीशंस हैं? पहला, लोन शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर, लोन शुड नॉट बी टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन शुड बी कंप्लीटेड विद इन फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच लोन इज टेकन, एंड इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। ये चारों कंडीशन अगर क्वेश्चन में ना दी हो तो, और आपको हम मैक्सिमम कितना माइनस करने देंगे? 2 लाख गया भेजे में। और लास्ट में हमने डिस्कस किया व्हाट इज PCPI। अब ध्यान देना, अब आज आप लोगों को बुक्स मिल गई होगी, जिसको भी नहीं मिली वो कलेक्ट कर लेना। ये देखो, ये सम मैं आपको होमवर्क में ही दे रहा हूं पर समझा के दे रहा हूं। पहले सुनो इधर शांति से। पहली लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? गणेश all of which are मैक्सिमम 2 ही रख सकते हो एसओपी, एक डीएलओपी, 3 घर है उसके पास, हाउस प्रॉपर्टी 1, हाउस प्रॉपर्टी 2 एंड हाउस प्रॉपर्टी 3। तीनों क्या रखा है उसने? एसओपी रखा है। नाउ एज पर एक्ट आप मैक्सिमम कितनी एसओपीज रख सकते हो? 2 ही रख सकते हो। तो अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, कौन से घर को हम डीएलओपी ले? तो अपने पास है ना यहां पे 3 ऑप्शंस है अलग अलग। ऑप्शन नंबर 1 क्या है अपने पास? इसको एसओपी लो और इसको एसओपी लो, तो ये बन जाएगा डीएलओपी, और एक आंसर निकालो क्या आ रहा है। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर 2, इसको एसओपी लो और इसको एसओपी लो, तो ये हो जाएगा डीएलओपी, एक आंसर निकालो, जो आंसर आ रहा है वो रखो साइड में। एंड थर्ड ऑप्शन क्या है? इसको एसओपी लो और इसको एसओपी लो और इसको डीएलओपी ले लो। अब 3 बार तुम सॉल्व करो और आंसर निकालो। समझो इधर आंसर तीनों को ऐड करके आ रहा है 5 लाख रुपया। एसओपी, एसओपी, डीएलओपी तीनों को ऐड किया, 5 लाख रुपया इनकम आ रही है, बराबर। इधर इनकम आ रही है 6 लाख और इधर इनकम आ रही है 7 लाख। कौन सा ऑप्शन आप लोग चूज करोगे? फर्स्ट। क्यों? कम, वहां पे टैक्स कम लगेगा। और समझो अगर -5, -6 और -7 है तो, क्योंकि लॉस ज्यादा है तो सेट ऑफ करने मिलेगा। समझा? तो अब आपको इस तरह से ये सम सॉल्व करना पड़ेगा कि पहला ऑप्शन एसओपी, एसओपी, डीएलओपी करके एक आंसर निकालो। अब फर्स्ट हाउस को अगर आपने क्या लिया है? एसओपी, तो उसमें तो एक ही चीज आएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन। सेकंड को भी एसओपी, तो उसमें भी इंटरेस्ट ऑन लोन। और थर्ड डीएलओपी। अब डीएलओपी का फॉर्मेट
एलओपी की तरह। तो यू विल स्टार्ट विथ जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स, एनएवी स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन। जीएवी क्या होगा? क्योंकि ये प्रॉपर्टी एक्चुअली में तो सेल्फ ऑक्यूपाइड ही है रे, हम उसको मान रहे कि ये प्रॉपर्टी लेट आउट है। सुन रहे सब लोग? सो मैं बोल रहा हूं एसओपी एसओपी डीएलओपी, फिर एसओपी डीएलओपी एसओपी 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये सब में ना उन्होंने क्या किया है, लास्ट में लिखा है कंप्यूट गणेश इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी and suggest which house should be opted by Ganesh to be assessed as SOP so that his tax liability is मतलब अब आपको यही सम ऑप्शनल स्कीम में भी सॉल्व करना पड़ेगा एंड डिफॉल्ट में भी। पर डिफॉल्ट का आंसर बहुत इजी हो जाएगा। क्यों? एसओपी में तो सब जगह नीली आ जाएगा, डिफॉल्ट में तो आपको सिर्फ डीएलओपी करने पड़ेंगे। अब मुझे क्या चाहिए, पहले तुम ऑप्शनल स्कीम में सॉल्व करना, क्योंकि ऑप्शनल स्कीम में तुम एक बार तो कहने से सबको डीएलओपी लेने वाले ही हो, तो तुम्हारा डिफॉल्ट का आंसर अपने आप आ जाएगा। समझा पहले कि नहीं समझा? समझा। तो आप लोगों को पहले तो ये जो सम है क्वेश्चन नंबर 4, ये एक होमवर्क में रहेगा आज, पेज नंबर 5.3। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 5.3 ये होमवर्क में रहेगा। रेसिडेंशियल स्टेटस में अपन ने ये फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया था, अगर तुम्हें याद हो तो। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन 2 टू क्वेश्चन नंबर डिस्कस मैंने किए थे क्वेश्चंस, अब आपको सॉल्यूशन लिखने हैं। ये रेसिडेंशियल स्टेटस का क्लास वर्क और रेसिडेंशियल स्टेटस का ही होमवर्क सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4, ये होमवर्क सेक्शन, और हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 जो क्लास वर्क का है। अच्छा अब सुनो, ये एक क्वेश्चन तो मुझे कल ही सॉल्व करके चाहिए। ये वाले क्वेश्चंस 2 दिन बाद करोगे, मतलब 2 दिन में कर लोगे, आज और कल बाद में तो चलेगा, मतलब आज और कल में कर लेना, पर ये तो कल ही सॉल्व करके लेके आना है। अब देखो, अब तुम्हारा ब्रेक है आई थिंक 1 आवर का, आई थिंक, तो हो सके तो आप हाफ एन आवर ब्रेक लो और हाफ एन आवर में ये सम सॉल्व कर दो, ताकि इधर ही खत्म हो जाए ये सम। बराबर है? वो आपके ऊपर है, जैसे आप लोगों को मन हो वैसे, बट तुम्हें ये क्वेश्चन करके आना है कल के ही दिन में, क्योंकि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है ये गणेश वाला, 8 मार्क के लिए एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, 8 मार्क्स के लिए। क्लियर? चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय फ्रेंड।